आज मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हुए हबीब जालिब। हालांकि उनका जन्म भारत में हुआ था, पंजाब के होशियारपुर में, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान मूव कर गए और बाद में ताउम्र वहीं रहे। और लाहौर उनका बड़ा पसंदीदा शहर था, लाहौर से बड़ी मोहब्बत थी उन्हें। तो लाहौर के बारे में उन्होंने एक बार कहा था, अब और नया क्या सितम इजाद करोगी, अब और नया क्या सितम इजाद करोगी, लाहौर की गलियों मुझे तुम याद करोगी। तो हबीब जालिब एक आवाज़ थे, एक ललकार थे मज़लूमों और मेहनत कशों की। वो तर्जुमानी करते थे मज़लूमों और मेहनत कश लोगों की। वो आवाज़ कि जिसको दबाने और ख़रीदने की ख्वाहिश हर आमिर वक्त ने की पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादातर फ़ौज का ही कब्ज़ा रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और जनरल अयूब के दौर में वहाँ ये आलम था कि एक पत्ता भी फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता था। उस वक्त हबीब जालिब की शायरी एक आम आदमी की ज़बान बनकर उनके दिलों में धड़क रही थी। लोगों में गुस्सा था, लेकिन जो जनरल अयूब का डिक्टेटरशिप था वो इतना खौफनाक था कि लोग जाहिर नहीं कर पाते थे, लोग डरते थे। तो हबीब जालिब एक नहायत दिलेर शायर थे, जो उस वक्त बोलते थे जबकि लोगों की ज़बान खामोश रहने को मजबूर थी। हबीब जालिब कह लीजिए कि एक फ़िक्री सोच का नाम है। ये उस बगावत का नाम है जो गुर्बत और महरूमियों के बावजूद अपने आवाम और जमहूरियत का परचम बुलंद किए हुए थी। इनका जन्म 1928 में पंजाब के होशियारपुर में हुआ था और एक शहर से दूसरे शहर हिजरत करते करते वो हबीब अहमद से कब हबीब जालिब बन गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन वो कूचे जहाँ बचपन गुजरता है वो इतनी आसानी से भूलते कहाँ हैं। उन्होंने एक बार कहा था अपने महबूब शहर के लिए कि मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए, तेरे शहर में एक जहाँ छोड़ आए। ग्वालियर के एक मुशायरे में एक बार आए थे जालिब साहब, और उस मुशायरे की सदारत फ़िराक गोरखपुरी साहब कर रहे थे। तो फ़िराक गोरखपुरी ने जालिब के तरन्नुम पर कहा था कि मीराबाई का सोज़ और सूरदास का नगमा जब यकजा हो जाएं, यकजा मतलब मिक्स हो जाएं, कोलैबोरेट, काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, मीराबाई और का सोज़ और सूरदास का नगमा जब यकजा हो जाए तो उसे हबीब जालिब कहते हैं। जिगर मुरादाबादी ने एक मुशायरे में कहा था कि हबीब जालिब जब अपने अशार तरन्नुम में पढ़ते हैं तो अगर हमारा दौरे मैकशी होता तो हम बरशर मुशायरा रक्स फरमाते। 1958 में पाकिस्तान में जनरल अयूब का मार्शल लॉ इस शान शौकत से पूरे मुल्क में आया। शान शौकत कह लीजिए कि मतलब इतना इंटेंस डिक्टेटरशिप आया कि पूरे मुल्क में एहतजाज की एक तल्खी की एक लहर भी नहीं उठी। एहतजाज मीन्स प्रोटेस्ट। एकदम सब कुछ खामोश था, लेकिन लोग बड़े टेंस थे। जागीरदार, सरमायाकार, सनतकार जो चुप था सो तो चुप था ही, लेकिन अहले फ़िक्र व नज़र भी खामोश थे। ऐसे में बस एक नाम था, हबीब जालिब। उनकी एक बड़ी मशहूर नज़्म है जमहूरियत, जो कुछ इस तरह है, कुछ उसके हिस्से इस तरह हैं। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
उस वक्त के पाकिस्तान में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई ऐसा कह सके, वो आलम था। पर जालिब ने कहा, वो फौजी आमरीत का ज़माना था और हबीब जालिब ने तो कोड़े खाए, जेल भी गए, पर उनकी आवाज़ कोई टस से मस नहीं कर सका, वो डटे रहे। और जब इस तरीके का एक टेंस सिचुएशन होती है पूरे माशरे में, जहाँ डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ थिंग आ जाती है, तो वहाँ पे समाज खामोश तो रहता है, लेकिन अगर अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है। और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो पूरे समाज का सवाल है, उसे एक शेर के अंदर महदूद कर देना और उसे समझा देना कि वो नारा भी बन जाए और उसे वो सारी चीज़ें शामिल कर लेना, वो एक रेजिस्टेंस बन जाए, वो एक इंसान की आवाज़ बन जाए। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, और कोई माने ना माने, पर मैं नहीं मानता। तो जालिब साहब की जो खूबी बनी और जिसकी वजह से आवाम में उनको पजीराई मिली, वो एक आम आदमी की ज़बान थी। जनरल अयूब के शासन के खिलाफ जालिब साहब की नज़्म दस्तूर एक ऐसा नारा था जिसने सत्ता में बैठे लोगों की नींदें हराम कर दी थी। वो उस वक्त लगभग 35 साल के थे और एक मुशायरे में उन्होंने कहा कि आज मैं गज़ल नहीं सुनाऊंगा, आज मैं एक नज़्म पढ़ूंगा। उन्होंने शुरुआत की कि दीप जिसका मोहल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। उन्होंने इतना बोला, बस लोग भौचक्के हो उठे। इस आलम में, इस तरीके के डिक्टेटरशिप में कोई इतने बेबाक तरीके से ऐसे बात बोल रहा है, लोग भौचक्के हो गए बिल्कुल। और ये नज़्म निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। एक जवान लड़का अपने अल्फाजों से जनरल अयूब की बादशाहत को चुनौती दे रहा था। उस ज़माने में रेडियो नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थी, ना ही किसी अखबार ने डर के मारे इस नज़्म को छापा, लेकिन उसके बावजूद ये नज़्म सारे मुल्क में फैल गई, पूरे पाकिस्तान में ये नज़्म फैल गई और काइंड ऑफ कौमी तराना, लोगों की नेशनल एंथम बन गया, नेशनल एंथम काइंड ऑफ थिंग। तो उस वक्त अयूब खान के जो मुशीर थे, उनके खिलाफ लोगों का बड़ा रद्द अमल होता था और जालिब साहब ने उस पर भी एक नज़्म बना दी, उस रद्द अमल पर भी एक नज़्म बना दी। मैंने उससे ये कहा, ये 10 करोड़ गधे जिनका नाम है अवाम, क्या बनेंगे हुक्मरान। तू 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 खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क के निजात हैं। तो बड़े डेरिंग आदमी थे वो, बड़े हिम्मती थे और उनके पास कोई जायदाद नहीं थी कि जिसको जब्त किया जा सके, इसलिए उन्हें कोई खौफ नहीं था, उन्हें कोई खामोश नहीं कर सकता था। उनके पास कोई मुलाजमत भी नहीं थी जो कि छीन जाती। तो फिर हुक्मरानों ने वही पुराना नुस्खा इस्तेमाल किया कि शायर शोदा नवाज़ को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अब जब जालिब साहब की नज़में तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैल रही थीं, तो सियासी लोगों ने मालूम किया कि भाई ये कौन आदमी है जो इतना बेखौफ है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक शायर है, लाहौर में एक 2 कमरे के फ्लैट में रहता है और कोई मुलाजमत भी नहीं करता। एक होता है गुर्बत देखना और एक होता है गुर्बत में ज़िंदा रहना, गुर्बत को जीना। तो जालिब गुर्बत में जिए हुए शायर थे, एक गरीब इनकलाबी शायर थे, गुर्बत जिसके घर में अटखेलियाँ लेती रहती थी। कोई मुलाजमत होती तो ख़त्म कर देते शायद कि चुप हो जाए, कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। तो समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए इसके साथ। जो उस वक्त की रेजिम थी वो सोच रही थी कि भाई क्या करें, तो चलो जेल में डाल देते हैं। अब जालिब जेल में रहते पर उनकी शायरी किसी न किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाती। अब हुक्मरान इससे भी बड़े परेशान, तो उन्होंने इस दर्द से निजात पाने के लिए
हबीब जालिब को मियाँ वाली जेल में भेज दिया। लाहौर से काफ़ी दूर था ये। तो जेलर ने कहा जालिब से, जब वो मियाँ वाली जेल आए, कि जालिब साहब ये मियाँ वाली जेल है, कच्ची जेल है, बड़ी सख्त जेल है, यहाँ पर आपको न कलम मिलेगी न कागज़ मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी शायरी को, जालिब साहब ने उस जेलर से कहा कि मेरी शायरी को कलम और कागज़ की ज़रूरत ही नहीं है जेलर साहब। मैं इस हवलदार को शेर सुनाऊंगा, ये जाकर चौराहे में किसी और को शेर सुनाएगा, और यहाँ से लाहौर तक शेर पहुँचेगा और फिर ये पूरे मुल्क में फैल जाएगा। उन्होंने जेलर को ये शेर भी सुनाए कि फिरंगी का अगर मैं दरबान होता, फिरंगी का अगर मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। फिरंगी का अगर मैं दरबान होता तो जीना किस कदर आसान होता। मेरे बच्चे भी अमेरिका में पढ़ते, मैं हर गर्मी में इंग्लिस्तान होता। बहरहाल अयूब खान की हुकूमत ख़त्म हुई और जाते जाते जनरल याया को मुसल्लत कर गई। याया खान के ज़माने में मरी में एक मुशायरा हुआ था, जिसकी सदारत पाकिस्तान के शायर अज़ीम फैज़ अहमद फैज़ साहब कर रहे थे, और वहाँ याया खान की एक तस्वीर लगी हुई थी। तो जालिब साहब ने उस तस्वीर को देखा और बोले कि यहाँ आयूब खान की तस्वीर लगी होती थी और आज यहाँ याया खान की तस्वीर लगी हुई है। जालिब साहब ने जब पढ़ना शुरू किया, उन्होंने अपना नज़्म जब पढ़ना शुरू की, तो याया खान की तस्वीर को देखते हुए बोले कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा जो हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं कि जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था। तो ये थे हबीब जालिब साहब, एक बेखौफ शायर, और जितने डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में सब ने इनको जेल में डाला, पर इनकी आवाज़ को दबा नहीं सके। एक बगावती शायर थे, इनकलाबी शायर थे। उन्होंने कहा था कि और सब भूल गए हर्फ़े सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। शुक्रिया।